हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल लेक्चर 78 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि नगरीकरण की प्रवृत्ति के बारे में, यानी नगरीकरण की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो चलिए पूरा विस्तार से इस वीडियो में जानने वाले हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में जो नगरीकरण की प्रवृत्ति है वह कैसी है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए जान लेते हैं कि भारत में नगरीकरण जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और नगरीकरण जनसंख्या जो कि 1901 में 2,56,00,000 थी, वह 1951 में बढ़कर 6,24,00,000 हो गई है। इस प्रकार 1901 में 2,56,00,000 थी और उसके बाद 1951 में बढ़कर 6,24,00,000 हो गई। इस प्रकार 1901 से 1951 के बीच नगरीकरण जनसंख्या में 3,68,00,000 की वृद्धि हुई, जबकि 1951 से 1981 के बीच शहरी जनसंख्या में 9,71,00,000 की वृद्धि हुई। इसी प्रकार 1981 से 1991 के बीच नगरीकरण जनसंख्या में 5,77,00,000 की वृद्धि हुई। इसके बाद इससे मतलब निष्कर्ष निकलता है कि औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप, ठीक है, औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप नगरीय जनसंख्या में आवश्यक वृद्धि हुई है। भले ही वृद्धि धीमी क्यों न हो रही हो, लेकिन 2001 के जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या 28,53,00,000 थी, जो कुल जनसंख्या का 27.8% है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भारत में नगरीकरण की तुलना अन्य देशों से अगर हम करें तो इसके क्या परिणाम होंगे। तो विश्व के विकसित देशों से, ठीक है, विश्व के विकसित देशों से अगर हम भारत के नगरीकरण की तुलना करें तो इससे पता चलता है कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया और स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा बहुत पीछे है। यानी भारत में जो नगरीकरण हो रही है वह बहुत ही धीमी गति से हो रही है। 1991 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीय जनसंख्या का अनुपात कुल जनसंख्या का 76% था। ठीक है, 1991 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीकरण उस समय 76% हुआ था कुल जनसंख्या का। इसके बाद रूस में 74%, जापान में 77% और ऑस्ट्रेलिया में 35% हुआ। इसके बाद इंग्लैंड में भी 90% हुआ। ठीक है, इसकी तुलना में 1991 की बात करें तो भारत में नगरीय जनसंख्या का केवल और केवल 25.7% ही नगरीकरण हुआ और 2001 में, यानी उसके 10 साल बाद 27.8% ही हो पाया, केवल और केवल 2% की वृद्धि हुई। तो इससे साफ पता चलता है कि भारत में अभी जो नगरीकरण की प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी गति से चल रही है। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि 1901 से 2001 के बीच में भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति कैसी थी। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो प्रथम श्रेणी के नगरों में नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो कि 1901 में 25.7% से बढ़कर 65.2% हो गया, इस बात का संकेत करता है कि नगरीय जनसंख्या का प्रवृत्ति बड़े नगरों में संकेंद्रित होने की है। द्वितीय और तृतीय श्रेणी में नगरों में नगरीय जनसंख्या का सापेक्ष अनुपात लगभग स्थिर रहा है, अर्थात 1901 से 2001 के बीच में 25 से 28% था। परंतु इसकी तुलना में चतुर्थ, पंचम और षष्ठ श्रेणी के नगरों में जनसंख्या के सापेक्ष अनुपात
अनुपात में काफ़ी तीव्र कमी हुई और यह 1901 की तुलना में 47.2% से कम होकर 1991 में केवल और केवल 11.7% रह गया। इसके बाद प्रशासनिक और जो सामान्य आर्थिक क्रिया के केंद्र के रूप में प्रथम श्रेणी के नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में उद्योग, परिवहन, व्यापार और वाणिज्य तथा प्रशासनिक एवं उदार सेवाएं भी केंद्रित हैं। जनसंख्या के इस आकार और श्रेणी के नगरों में संकेंद्रण का यही एक कारण है। इसके अतिरिक्त द्वितीय श्रेणी की उच्चतम सीमा पर पहुँचे नगर प्रथम श्रेणी में प्रवेश कर जाते हैं। इसके परिणाम में यही कहा जा सकता है कि 1951 में जहां 74 नगर प्रथम श्रेणी में थे, वहीं 1991 में इनकी संख्या बढ़कर 296 हो गई, जो 1951 के सापेक्ष लगभग 3 गुना है। इसके परिणाम स्वरूप जहां 1951 में प्रथम श्रेणी के नगरों में 275 लाख व्यक्ति रहते थे, वहीं 1991 में इनकी जनसंख्या 1388 लाख हो गई, अर्थात इसमें 405% की वृद्धि हुई। प्रथम श्रेणी के अलावा निचले श्रेणी के जो नगर हैं, विशेषकर द्वितीय और तृतीय श्रेणी के नगर, उनकी संक्रमण की अवस्था में हैं। इनकी संख्या के साथ साथ इनमें रहने वाले जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है। द्वितीय श्रेणी के नगरों की संख्या जो 1951 में 91 थी, वह 1991 में बढ़कर 341 हो गई और इनके कुल जनसंख्या 1951 के 61 लाख से बढ़कर 1951 में 61 लाख से बढ़कर 1991 में 233 लाख हो गई, अर्थात इसमें 4 गुना वृद्धि हुई। तृतीय श्रेणी के नगरों की संख्या जो 1951 में 330 थी, वही 1991 में बढ़कर 927 हो गई। 1951 और 1991 के बीच तृतीय श्रेणी के नगरों की संख्या में 190% की वृद्धि हुई और यह 97 लाख से बढ़कर 281 लाख हो गई। यदि उच्च श्रेणी के नगरों में जनसंख्या बढ़ती है, तो निम्न श्रेणी के नगरों में जनसंख्या का अनुपात घटना एक स्वाभाविक घटना है। अतः भारत में भी चतुर्थ, पंचम और षष्ठ श्रेणी के नगरों में जनसंख्या के घटने की प्रवृत्ति विद्यमान है, परंतु श्रेणी के नगरों की जो संख्या है वो 1951 में 621 थी, जो 1991 में बढ़कर 1135 हो गई। उन नगरों की कुल जनसंख्या 1951 में 84 लाख थी, जो बढ़कर 1991 में 165 लाख हो गई। अतः यह वृद्धि मात्र 96% ही रही। और पंचम श्रेणी के नगरों की संख्या 1951 में 1124 थी, जो 1991 में घटकर मात्र 725 रह गई। इन नगरों की कुल जनसंख्या जो 80 लाख थी, वही 1991 में 30% गिरकर 55 लाख रह गई। इसी प्रकार 8वीं श्रेणी के नगरों की संख्या 1951 में 578 थी, जो कि 1991 में घटकर मात्र 185 रह गई, जबकि इन नगरों की जनसंख्या 1951 की अपेक्षा 1991 में 19 लाख से गिरकर 6 लाख रह गई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कौन कौन से हैं। तो 1981 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 12 लाख थी, जो कि 1991 में बढ़कर 23 हो गई। यानी जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर थे वो 12 थे। कब? 1981 में। ठीक है। और 1991 में बढ़कर उसी की जनसंख्या 23 हो गई। 2001 में 35 हो गई।
ठीक है। और 2001 में फिर 35 जनसंख्या हो गई। ठीक है, नगरों की संख्या 35 हो गई। इन शहरों की जनसंख्या जो 1951 में 421 लाख थी, वही जनसंख्या बढ़कर 2001 में 1078 लाख हो गई। उल्लेखनीय है कि 35 बड़े शहरों की जनसंख्या कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग 33% है। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो 33% है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर नगर जो है 33% है। और 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है वो बृहत मुंबई है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है, जिसकी जनसंख्या 2001 में 1,20,00,000 थी। इसके बाद कोलकाता और दिल्ली का स्थान है, जिनकी जनसंख्या 98 लाख और 45 लाख है। 1981 से 2001 के बीच इन 35 बड़े नगरों की जनसंख्या में 31.99% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, 31.99% की वृद्धि। इसके बाद जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर 67% हैदराबाद शहर की रही, और इसके बाद क्रमशः लखनऊ का 63%, जयपुर का 49% और पुणे का 47.4% तथा दिल्ली का 46.2% का स्थान आता है। इसके बाद है 2001 की जनगणना में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में जिन नए शहरों ने प्रवेश किया है वे हैं मेरठ, नासिक और जबलपुर, जमशेदपुर, आसनसोल, धनबाद, फरीदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर और विजयवाड़ा और राजकोट। ठीक है, तो ये शहर हैं जो कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में आते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद हमारा टॉपिक है औद्योगिकरण और नगरीकरण के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, यानी औद्योगिकरण से नगरीकरण कैसे प्रभावित होता है। तो जो औद्योगिकरण और नगरीकरण के बीच में संबंध है वो यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप नगरों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, मशीनों के आविष्कार के परिणाम स्वरूप श्रमिक, शिल्पी और कारीगर बेकार हो गए। इन बेरोजगार श्रमिकों को नगर क्षेत्रों में रख लिया गया। इस प्रकार बड़े पैमाने पर उत्पादन, मशीनों के प्रयोगों और औद्योगिक सभ्यता के विकास के परिणाम स्वरूप नगरीकरण का सूत्रपात हुआ। भारत में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह नगरीकरण की प्रक्रिया नहीं हुई। भारत में नगरीकरण के निम्नलिखित कारण रहे हैं, जैसे कि निम्नलिखित कारणों में देख सकते हैं कि पहला कारण क्या है कि रेलों का विकास हुआ। उसके बाद तो कि अकाल पड़ गया गाँव में, जो कि अकाल पड़ गया, बारिश वगैरह नहीं हुई, खेत कृषि वगैरह ठीक से नहीं हुई, तो लोग शहरों में जाना ज़्यादा अच्छा समझने लगे और इसके कारण शहरों में नगरीकरण होने लगा। और तीसरा हमारा कारण है कि नगरीय जीवन का आकर्षण, जो नगरीय जीवन का जो लाइफ स्टाइल होता है उसे भी देख करके लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। इसके बाद उद्योगों का विस्तार हो रहा है और उसके बाद नगरों की अस्थायी रोजगार भी हो रही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि शहरीकरण और क्षेत्रीय स्वरूप के बारे में। शहरीकरण और उसके क्षेत्रीय स्वरूप के बारे में, तो भारत के अलग अलग राज्य क्षेत्र में विकास की दृष्टि से विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न राज्यों में नगरीकरण की मात्रा और गति एक जैसी नहीं थी। 1981 और 1991 के बीच जहां उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों नगर जो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर थी, वहीं पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से नीचे रही है। प्रति व्यक्ति अधिक आय वाले राज्यों में महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्य हैं, जिनमें नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी।
1951 से 1991 की अवधि में बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जो नगरों की जनसंख्या की वृद्धि दर है वह प्रायः अधिक रही है, परंतु उड़ीसा और बिहार में 1981 से 1951 के बीच नगरीकरण की गति कुछ धीमी पड़ गई थी। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और 1951 से 1961 के दशक में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से नीचे थी, लेकिन बाद में इन राज्यों में नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई और इनमें जनसंख्या बढ़ने लगी। पुराने औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में 1951 से 1961 के दशक में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर ऊंची थी, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य राज्यों में नगरीकरण की प्रक्रिया धीमी रही। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि औद्योगिकरण और नगरीकरण में क्या संबंध होते हैं। तो जैसे उद्योगों में वृद्धि होती है तो नगरीकरण भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टॉपिक हमारा अगले वीडियो में मैं बताऊंगा।